हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में मैंने आपको एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर पढ़ाया था फ्रॉम कॉपर पाइराइट, यानी कॉपर पाइराइट से हम लोग कॉपर का निष्कर्षण कैसे करेंगे, इसका मैंने तरीका आपको बताया था। कॉपर पाइराइट जिसका फॉर्मूला था CuFeS2। ठीक है, अब आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कॉपर का ही निष्कर्षण। नहीं, अब कॉपर का निष्कर्षण किस अयस्क से, तो हम लोग को पढ़ना है यहाँ पर क्यूपराइट से, और हम लोग को पढ़ना है कॉपर ग्लैंस से। ध्यान रखना है, कॉपर ग्लैंस और क्यूपराइट से हम लोग कैसे कॉपर का निष्कर्षण करेंगे। ठीक है, तो कॉपर ग्लैंस क्या है? कॉपर का अयस्क है। कॉपर ग्लैंस जो हम बोल रहे हैं ये क्या है? कॉपर का अयस्क है। क्यूपराइट क्या है? कॉपर का अयस्क है। तो इन लोगों में से, इन अयस्कों में से हम कॉपर का निष्कर्षण कैसे करेंगे उसके बारे में हम लोग को बताया जाएगा। तो इनका निष्कर्षण बहुत ईजी होता है, टू ईजी होता है, ध्यान रखना है। जो कॉपर पाइराइट के लिए हम लोग पढ़े थे वो बहुत लंबा चौड़ा मेथड था, ध्यान रखना है। लेकिन क्या कीजिएगा, पृथ्वी सतह पर कॉपर पाइराइट ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए कॉपर पाइराइट से ही कॉपर को ज्यादातर निकाला जाता है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि कॉपर ग्लैंस से कॉपर कैसे निकाल सकते हैं, या क्यूपराइट से हम लोग कॉपर कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग को आज के क्लास में पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग का मेटलर्जी लेक्चर नंबर 8 है ये। नहीं, आज का भी टॉपिक हम लोग देखें अगर तो वही लिखा हुआ है, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर पार्ट 2। नहीं, यानी कि कॉपर का निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर का हिंदी क्या हुआ? कॉपर का निष्कर्षण भाग 2। चलो भाई भाग 2 पे आ जाएं। चलो, तो हम लोग को लिखा हुआ है यहाँ से अगर देखें, नहीं यहाँ से हम लोग को लिखा हुआ है, अगर ध्यान दें तो लिखा हुआ है एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर ग्लैंस। ध्यान रखना है, इसी को हिंदी में लिखा हुआ है कॉपर ग्लैंस अयस्क से कॉपर धातु का निष्कर्षण। चलो भाई बारी बारी समझते हैं। अब लिखा हुआ है कॉपर ग्लैंस, कॉपर यहाँ पे लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं, ये हो गया हम लोग का कॉपर। ठीक है, और ग्लांस, कॉपर ग्लांस जिसका फॉर्मूला आपको देखा जाए तो ये होता है CS। अब इस फॉर्मूला से ही लग रहा है कि जो Cu2S है ये एक सल्फाइड अयस्क है। ये समझ में आ गया कि Cu2S जो है वो क्या है, तो एक सल्फाइड अयस्क है। चलो भाई, अब हम लोगों को इसी Cu2S में से इस कॉपर को बाहर निकालना है। नहीं, तो कौन कौन से स्टेप्स हम लोग को फॉलो करने होंगे, उन स्टेप्स के बारे में मैं लिख रहा हूं, स्टेप्स। नहीं, तो कोई भी, ध्यान रखना है बाबू, कोई भी आपको अयस्क दे दे और उसका निष्कर्षण करने के लिए कहे तो कुछ स्टेप तो हर एक में कॉमन है, कुछ स्टेप जो है वो हर में कॉमन है, जैसे तोड़ना, पीसना, नहीं, अयस्क का सांद्रण करना, ये सब में कॉमन होता है। तो इसलिए उसको तो आपको लिखना ही है। तो मान लो इसका स्टेप्स अगर लिखना है तो पहला स्टेप क्या होगा भाई? तो पहला स्टेप अयस्क को तोड़ना है, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, अयस्क को तोड़ना और पीसना। अयस्क को तोड़ना और पीसना ये सब में होता है पहला काम। सेकेंड काम क्या है? तो अयस्क का सांद्रण। सेकेंड काम है अयस्क का सांद्रण। अयस्क का सांद्रण का मतलब कि अयस्क को साफ सुथरा करना, तो सेकेंड काम है अयस्क का सांद्रण। अब यहाँ पर देखा जाए तो जो कॉपर ग्लैंस हम लिए हुए हैं एक्चुअली ये क्या है? तो सल्फाइड अयस्क है। तो आपको पता है कि जो सल्फाइड अयस्क होता है इसका सांद्रण हम लोग फेन प्लवन विधि के द्वारा करते हैं। तो यहाँ पर अयस्क के सांद्रण में क्या पॉइंट आया? नहीं, कि कॉपर ग्लांस का सांद्रण, कॉपर ग्लांस का सांद्रण जो है वो कैसे कीजिएगा? तो कॉपर ग्लांस का सांद्रण फेन प्लवन विधि के द्वारा किया जाएगा। फेन प्लवन विधि, फेन प्लवन विधि के द्वारा किया, फेन प्लवन विधि के द्वारा किया जाएगा, ध्यान रखना है। तो वही ये लिख रहा है अयस्क का सांद्रण। नहीं, तो कॉपर ग्लांस जो है वही हमारा अयस्क है, तो कॉपर ग्लांस का सांद्रण फेन प्लवन विधि के द्वारा किया जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि कॉपर ग्लांस जो है, ये कॉपर ग्लांस जो लिखे हैं, ये कॉपर ग्लांस का फॉर्मूला क्या है? तो Cu2S है। नहीं, और अगर ये Cu2S है तो ये सल्फाइड अयस्क है, और हम लोग कितनी बार पढ़ चुके हैं कि सल्फाइड अयस्क जो होते हैं उनका सांद्रण, उनको साफ सुथरा करने के लिए कौन सा विधि अपनाते हैं? तो फेन प्लवन विधि, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं।
तो ये काम हो गया। सेकेंड काम हो गया अयस्क का सांद्रण। अब सांद्रण से क्या हो गया कि अयस्क जो है वो साफ सुथरा हो गया। ठीक है, अब साफ सुथरा करने के बाद आप क्या करते हो, नहीं तो आप याद करो, अयस्क को साफ सुथरा करने के बाद अब आप क्या करते हो, तो निस्तापन या भर्जन। तो चूंकि ये सल्फाइड अयस्क है तो मैं पढ़ा चुका हूं कि सल्फाइड अयस्क के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, भर्जन। तो तीसरा स्टेप है, नहीं क्या भाई, कि भर्जन। भर्जन जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रोस्टिंग। ध्यान रखना है, ठीक है। तो तीसरा स्टेप है आपका भर्जन, यानी जिसको आप कहते हो रोस्टिंग। चलो, तो इसमें हमको क्या करना होता है भर्जन में, नहीं तो जो सांद्रित अयस्क है उसको ऑक्सीजन की अधिकाय में यानी वायु की अधिकाय मात्रा में प्रबलता के साथ गर्म किया जाता है। ठीक है, तो हमारे पास अगर देखें तो अयस्क कौन है, Cu2s है, ये हो गया। अब इस Cu2s का रिएक्शन हम लोग O2 से कर देंगे, ध्यान रखना है। अब अगर इस Cu2s का रिएक्शन आप O2 से कर दोगे, नहीं यानी आप रोस्टिंग कर दोगे, तो रोस्टिंग करने पर क्या होगा, ये जो Cu2s है और ये O2 आपस में रिएक्शन करेंगे तो हम लोगों का क्या बनेगा, तो यहाँ से हम लोग का बन जाएगा CO, क्यूप्रस ऑक्साइड, और प्लस में आपका बनेगा SO2 गैस। तो SO2 गैस तो आपका उड़ जाएगा, वेपर में ये उड़ जाएगा, हम लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का हो सकता है। तो Cu2s हम लोग का O2 से रिएक्शन करेगा तो ये Cu2O और प्लस SO2 में ये हम लोग का कन्वर्ट कर जाएगा। तो ये भर्जन करना है। अब यहाँ से हम लोग क्या मिल गया, तो यहाँ से हम लोग को मिल गया क्यूप्रस ऑक्साइड। क्यूप्रस ऑक्साइड, नहीं अब हम जानते हैं कि कोई भी जो अयस्क होता है, कोई भी जो अयस्क होता है उस अयस्क का हमको क्या मिल गया बाबू, तो क्यूप्रस ऑक्साइड। अब जब अयस्क ऑक्साइड में बदल गया तब कौन सा काम करते हैं, तो अयस्क जब ऑक्साइड में बदल जाता है तो हम लोग का काम होता है अब स्मेल्टिंग, ध्यान रखना है। तो चौथा प्रक्रिया जो हम लोग का होगा, फोर्थ, वो हम लोग का होगा स्मेल्टिंग, नहीं जिसको आप कहते हो प्रगलन, तो हम लोग कहते हैं प्रगलन, नहीं ध्यान रखना है। चल, तो अगला हम लोग का होता है स्मेल्टिंग। तो स्मेल्टिंग में क्या किया जाता है, जो ऑक्साइड अयस्क होता है, नहीं कि हमारा ऑक्साइड अयस्क कौन है यहाँ पर, Cu2O, ये ऑक्साइड अयस्क है। इसका रिएक्शन रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में किसका यूज किया जाता है, कार्बन का, नहीं तो आप कार्बन का यहाँ यूज कर सकते हो, ध्यान रखना है, यही आपका रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब इन दोनों के बीच में आप रिएक्शन कराओगे, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, स्मेल्टिंग। किसी भी धातु के ऑक्साइड का रिएक्शन अगर कार्बन के साथ करवाया जाए और करवा के धात्विक ऑक्साइड का क्या कराया जाए, रिडक्शन करवाया जाए, इसका हम लोग क्या करवाने वाले हैं, रिडक्शन। और ये कैसे काम करेगा, कार्बन तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, अवकारक की तरह काम करेगा। अब ये क्या करेगा, अवकारक क्या करता है, इसका ऑक्सीजन को खींच लेगा, नहीं और कॉपर को फ्री कर देगा। तो यहाँ से आपका 2 कॉपर 2Cu अलग हो जाएगा, और प्लस में आपका कार्बन और ऑक्सीजन एक साथ मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हम लोग को बना देगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि आपको 2Cu यानी कि आपको कॉपर मिल गया, नहीं तो इस तरह से हम लोग देखें अगर, तो आसानी से हम लोग कॉपर का निष्कर्षण कर सकते हैं फ्रॉम कॉपर ग्लैंस। हमको कॉपर ही चाहिए था, अयस्क से कॉपर कैसे निकाल लेंगे, तो कॉपर ग्लैंस क्या था, Cu2s था। अब Cu2s में से कॉपर कैसे निकालोगे, आप देख लो, नॉर्मल सा प्रोसेस है, बहुत सारा प्रोसेस नहीं है इसमें, नॉर्मली हम लोग आसानी से करते चले गए। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो कार्बन आप यूज करते हो रिड्यूसिंग एजेंट के लिए, तो यहाँ पे टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 500 केल्विन या 500 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर जो होना चाहिए, टेम्परेचर ये ज़्यादा होना चाहिए, 500 केल्विन से ज़्यादा होना चाहिए, नहीं तभी हम लोग का ये रिएक्शन होगा, क्योंकि 500 केल्विन से कम होगा तो रिएक्शन होने की संभावना कम हो जाती है। ठीक है, तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से आप इसका निष्कर्षण कर सकते हैं, सिंपल है। चलो, अब अगला हम लोग को दिया हुआ है क्यूपराइट अयस्क से कॉपर का निष्कर्षण। तो ये क्यूपराइट है, नहीं अब क्यूपराइट का फॉर्मूला क्या होता है, Cu2O। तो ये तो पहले से ही कॉपर ऑक्साइड के फॉर्म में है, ध्यान रखना है। अब इस कॉपर ऑक्साइड में से आपको कॉपर को बाहर निकालना है, नहीं तो कौन सा प्रक्रिया आप अप्लाई करेंगे, कैसे इसमें से कॉपर को बाहर निकालेंगे, ये आपका होमवर्क हो गया, इसको आप अपने से बनाएंगे। बिल्कुल सिंपल है, इसका तो इसका क्या कहते हैं, इसका निष्कर्षण जो है वो और भी आसान है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो उसको आप अपने से बनाएंगे। चलो,
अब यहाँ पर हम अगले पॉइंट में आ जाएं। एक अगला पॉइंट है हम लोगों का, लिखा रहता है हाइड्रो धातु कर्म, नहीं जिसको इंग्लिश में कहते हैं हाइड्रोमेटलर्जी। हाइड्रो धातु कर्म क्या है? नहीं तो थोड़ा सा प्रीवियस आपको याद करना होगा, ध्यान रखना है, थोड़ा सा पीछे वाला जो है कॉन्सेप्ट वो सब याद करना होगा। आप याद कीजिए, मैंने आपको एक निछालन प्रक्रिया पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? निछालन। ठीक है, जिसमें हम लोग अल्युमिनियम का निछालन पढ़े थे और साथ साथ हम लोग गोल्ड और सिल्वर का भी निछालन हम लोग पढ़े थे। ठीक है, निछालन की प्रक्रिया में हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से मेरी बात सुनिए, मैं पहले पढ़ा चुका हूँ निछालन। ठीक है, तो निछालन प्रक्रिया में क्या किया जाता है, तो जो अयस्क होते हैं, जो गंदे अयस्क आपको होते हैं, उन गंदे अयस्कों को एक ऐसे विलायक में डाला जाता है, या एक ऐसे अभिकर्मक के विलयन में डाला जाता है, नहीं जिसमें डालने के बाद अयस्क में उपस्थित जो धातु है वो उस अभिकर्मक के साथ, यानी विलयन में उपस्थित अभिकर्मक के साथ सिर्फ धातु अभिक्रिया कर लेता है। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, अयस्क में उपस्थित धातु विलयन में उपस्थित अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कर लेता है, लेकिन जो अशुद्धियां होती हैं वो अशुद्धियां विलयन में उपस्थित अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। ध्यान रखना है, इसके कारण होता क्या है कि जो गंदगी है वो सब बर्तन के तल पर नीचे धीरे धीरे बैठते चली जाती हैं। ध्यान रखना है, ठीक है, बर्तन के तल पर नीचे बैठते चली जाती हैं, क्योंकि विलयन में अशुद्धियां नहीं घुलती हैं, विलयन में जो आपका अयस्क में धातु है वही सिर्फ घुलता है। ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम लोगों का विलयन में कौन उपस्थित हो गया, विलयन में हम लोगों का कौन उपस्थित हो गया, तो विलयन में हम लोग का धातु उपस्थित हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते थे, गोल्ड और सिल्वर के केस में मैं ये बता रहा हूँ, ध्यान रखना, अल्युमिनियम केस नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अल्युमिनियम केस में कुछ और ही होता था, उसमें हम लोग बॉक्साइट से एल्यूमिना निकालते थे। ये जो मैं केस बता रहा हूँ किसका बता रहा हूँ, गोल्ड और सिल्वर का केस। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, अयस्क लिए, अयस्क को एक खास प्रकार के विलायक में डाल दिए। विलायक में जाने के बाद विलायक की खासियत क्या है, विलायक में ऐसे एजेंट उपस्थित हैं जो अयस्क में उपस्थित धातु से अभिक्रिया कर लेते हैं और उसको विलयन में घुला देते हैं, लेकिन जो अशुद्धियां होती हैं वो विलयन में नहीं घुलती हैं। तो अशुद्धियां कहाँ जाती हैं, तो अशुद्धियां बर्तन तल पर नीचे बैठ जाती हैं। ठीक है, अब विलयन में हम लोग का धातु और अभिकर्मक अभिक्रिया करके विलयन में उपस्थित है, नहीं लेकिन हमको तो धातु को निकालना है, नहीं तो धातु को उस अभिकर्मक से अलग करने के लिए हम लोग क्या करते थे, तो एक मोर रिएक्टिव मेटल हम लोग डाल देते थे। तो मोर रिएक्टिव मेटल जो था वो विलयन में जाएगा, नहीं, और जो लेस रिएक्टिव मेटल है उसको विस्थापित कर देगा, नहीं, जिसके कारण हम लोगों को आसानी से जो मेटल चाहिए था वह मेटल हम लोग को मिल जाएगा। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, इस पूरी प्रक्रिया को ही हम लोग हाइड्रो धातु कर्म कहते हैं या हाइड्रोमेटलर्जी कहते हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इसको समझने के लिए जो लीचिंग प्रोसेस मैंने पढ़ाया था आपको, गोल्ड और सिल्वर का, उसको आप ध्यान से देखिएगा। तो लीचिंग प्रोसेस का जो होल प्रक्रिया है गोल्ड और सिल्वर का, उस होल प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोमेटलर्जी कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर से बोलूँ क्या, चलो देख लो फिर से एक बार और सुन लो ध्यान से। मैंने क्या कहा कि गोल्ड और सिल्वर के अयस्क को ले लो, ठीक है, उसको एक ऐसे विलयन में डाल दो, ठीक है, जिस विलयन में उपस्थित अभिकर्मक या रिएजेंट जो हैं वो अयस्क में उपस्थित गोल्ड तथा सिल्वर से अभिक्रिया कर लेंगे और एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर देंगे, यानी विलयन में वो घुल जाएंगे, लेकिन जो गंदगियां होंगी वो विलयन में नहीं घुलेंगी, गंदगियां नीचे बैठती चली जाएंगी। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमको गोल्ड और सिल्वर को निकालना है। तो गोल्ड और सिल्वर को निकालना है, यानी उस अभिकर्मक से, जिस अभिकर्मक के साथ गोल्ड और सिल्वर रिएक्शन किए थे, अब उन अभिकर्मक से हमको गोल्ड को निकालना है और सिल्वर को निकालना है। तो हम क्या डालेंगे, एक रिएक्टिव मेटल डाल देंगे जो गोल्ड और सिल्वर को विस्थापित कर देगा और उस अभिकर्मक के साथ वो रिएक्टिव मेटल रिएक्शन कर लेगा। तो जैसा ही हम लोग का गोल्ड और सिल्वर विस्थापित होता जाएगा हम उसको निकालते चल जाएंगे। ध्यान रखना है, तो ये जो होल प्रोसेस है, इस होल प्रोसेस को क्या कहते हैं, हाइड्रोमेटलर्जी या हाइड्रो धातु कर्म कहते हैं। आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी।
चलो, उसी को मैंने यहाँ लिखा है हाइड्रो धातु कर्म यानी हाइड्रोमेटलर्जी। क्या लिखा है भाई, ध्यान से पढ़ो। यहाँ लिखा हुआ है, हम लोग देखें अगर तो लिखा हुआ है कि किसी धातु के निष्कर्षण की वह प्रक्रिया जिसमें उस धातु के ध्यान से देखना है, उस धातु के अयस्क को, देख लो, उस धातु के अयस्क को एक उपयुक्त विलायक या अभिकर्मक में मिलाया जाता है। ध्यान रखना है, एक उपयुक्त विलायक या अभिकर्मक में मिलाया जाता है। नहीं तो अयस्क में उपस्थित जो धातु होगा वो तो विलायक में या अभिकर्मक में घुल जाएगा, लेकिन अयस्क में जो उपस्थित अशुद्धियां होंगी वो विलायक में या अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। ध्यान रखना है, ठीक है, पहला काम हो गया। तथा उसके बाद एक ज्यादा सक्रिय धातु का उपयोग करके उस पहले वाले धातु का अवक्षेपण या विस्थापन करवाया जाता है। ध्यान रखना है। अब क्या करना है, तो अभिकर्मक और हमको धातु को अलग करना है, तो क्या करना है, उसके लिए एक ज्यादा सक्रिय धातु का उपयोग कर लेना है। वो ज्यादा सक्रिय धातु क्या करेगा, पहले वाले धातु का अवक्षेपण या विस्थापन करवा देगा। नहीं, इसी प्रक्रिया को, इस पूरी प्रक्रिया को ही हाइड्रो धातु कर्म कहा जाता है। ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। गोल्ड और सिल्वर का जो निछालन का होल प्रक्रिया था, उस होल प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हाइड्रोमेटलर्जी यानी हाइड्रो धातु कर्म कहते हैं। ठीक है, आप इस बात को समझ गए होंगे। यहाँ आ जाइए, मैंने लिख भी दिया है कि हाइड्रो धातु कर्म का ही उपयोग करके गोल्ड तथा सिल्वर को उसके अयस्क से प्राप्त किया जाता है। ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, आप रिवीजन कर लीजिएगा। यहाँ पे उसको लिख भी सकते हैं आप चाहे तो। चलिए अगले पॉइंट पे आ जाए। अगला हम लोग को देखा जाए तो आ गया यहाँ से एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम लो ग्रेड ओर्स एंड स्क्रैप। ठीक है, जिसको हिंदी में लिखा गया है, घबराने की जरूरत नहीं है। लिखा हुआ यहाँ से कि निम्न कोटि अयस्कों तथा रद्दी धातु से कॉपर का निष्कर्षण। ठीक है, कुछ अयस्क ऐसे होते हैं नहीं जिसमें कॉपर कम मात्रा में पाया जाता है, उन्हीं अयस्कों को निम्न कोटि अयस्क कहा जाता है। ठीक है, निम्न कोटि अयस्क का मतलब क्या होता है, तो कुछ ऐसे अयस्क होते हैं जिसमें कॉपर की मात्रा कम रहती है। तो जिस अयस्क में कॉपर की मात्रा कम रहेगी उसको अच्छा अयस्क नहीं कहेंगे, निम्न कोटि का अयस्क कहेंगे। नहीं, निम्न कोटि को देखोगे ना, कई कई बुक में अपकृष्ट भी लिखा जाता है। निम्न कोटि अयस्क को अपकृष्ट अयस्क भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो बुक में लिखा रहता है, इसलिए मैंने बता दिया कि भाई निम्न कोटि को अपकृष्ट भी लिखा रहता है। ठीक है, समझ गए हम लोग। अब यहां से देखा जाए तो निम्न कोटि अयस्कों तथा रद्दी धातु से कॉपर का निष्कर्षण। चलो भाई पढ़ते हैं क्या लिख रहा है। देखो तो हाइड्रो धातु कर्म प्रक्रिया का उपयोग करके निम्न कोटि अयस्क तथा रद्दी धातु से कॉपर प्राप्त किया जाता है। ध्यान रखना है, ध्यान से पढ़ लो भाई। यानी अभी जो हम लोग प्रोसेस पढ़े हाइड्रो धातु कर्म, तो ये जो हाइड्रो धातु कर्म है, इसी प्रक्रिया का उपयोग करके, हाइड्रो धातु कर्म प्रक्रिया का उपयोग करके आप निम्न कोटि, अगर कोई कॉपर का अयस्क है नहीं, तो उस निम्न कोटि कॉपर के अयस्क में से आप कॉपर को निकाल सकते हैं। ध्यान रखना है, निम्न कोटि कॉपर के अयस्क में से आप कॉपर को निकाल सकते हैं हाइड्रो धातु कर्म प्रक्रिया का उपयोग करके। ठीक है, कैसे निकालते हैं, कैसे करते हैं, समझ लेते हैं, देखा जाए। देखो क्या लिख रहा है, सबसे पहले इस निम्न कोटि अयस्क का निक्षालन करने के लिए इसे एक अम्लीय विलयन या जीवाणु रहित, ये जीवाणु रहित से अच्छा जीवाणु रखने वाले विलयन लिखे हम, जीवाणु रखने वाले, जिसमें जीवाणु उपस्थित हो, जीवाणु रखने वाले विलयन में डाला जाता है। ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम लोगों को ये जो निम्न कोटि अयस्क है कॉपर का, इसमें से कॉपर को निकालना है। तो निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, तो सबसे पहला काम ये है कि सबसे पहले इस निम्न कोटि अयस्क का निक्षालन करने के लिए, तो निक्षालन का मतलब इसको एक खास प्रकार के विलायक में डालेंगे जिसमें सिर्फ धातु घुल जाए लेकिन अशुद्धियां नहीं घुलें। बहुत इंपॉर्टेंट है, निक्षालन का मतलब ये होता है खास प्रकार का विलायक उपयोग करो जिसमें अयस्क में उपस्थित धातु घुल जाए लेकिन अशुद्धियां नहीं घुले। निक्षालन का मतलब वही होता है, तो ध्यान रखना है। तो सबसे पहले इस निम्न कोटि अयस्क का निक्षालन करने के लिए इसे
एक अम्लीय विलयन नहीं या जीवाणु रखने वाले विलयन में डाला जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो जीवाणु रखने वाले विलयन में इसको डाला जाता है या किसी अम्लीय विलयन में इसको डाला जाता है। चलो भाई देखते हैं अब क्या होता है। ये बोल रहा है कि अयस्क में उपस्थित कॉपर Q2+ के रूप में विलयन में घुल जाता है, ध्यान समझना है। नहीं यानी हम जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल अगर समझने के लिए लिखें, बुक में ऐसे नहीं दिया रहता है लेकिन समझने के लिए लिखें कि मान लो कि हम लोगों का अयस्क में कॉपर उपस्थित है, नहीं ये हम लोग का गंदा कॉपर है, कॉपर, और इसको हम लिख रहे हैं क्या है, ये गंदा कॉपर है, ठीक है, गंदा कॉपर है। अब इस गंदे कॉपर का रिएक्शन हम इस गंदे कॉपर को हम कहाँ डाल दिए, H2SO4 के विलयन में डाल दिए। अब H2SO4 के विलयन में डालेंगे तो ये गंदा कॉपर, ये जो गंदा कॉपर है, इस गंदा कॉपर का मतलब क्या हुआ, कॉपर और इसके साथ बहुत सारी अशुद्धियां उपस्थित हैं। नहीं अब ये क्या होगा कि ये जो गंदा कॉपर है ये कॉपर गंदे कॉपर में सिर्फ कॉपर, इस गंदे कॉपर में सिर्फ कॉपर H2SO4 से रिएक्शन करेगा, जो गंदगी है वो H2SO4 से रिएक्शन नहीं करेगी। तो अगर कॉपर H2SO4 से रिएक्शन करे तो जनरली क्या बनता है, CuSO4 प्लस SO2, नहीं और प्लस में H2O हम लोग का बनता है, ठीक है। तो मान लो हम लोग का यहाँ पर CuSO4 बना, नहीं तो यहाँ पर जो कॉपर था ये उदासीन था, कॉपर का ऑक्सीडेशन 0 है, और यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, +2 हो गया। नहीं तो गंदे कॉपर में से सिर्फ कॉपर के कण एसिड से रिएक्शन करेंगे, जो गंदगी होगी वो एसिड से रिएक्शन नहीं करेगी। नहीं तो सिर्फ कॉपर अगर अम्लीय विलयन से अभिक्रिया करेगा, कॉपर सल्फेट बनाएगा, ध्यान रखना है, कॉपर सल्फेट, SO2 तो गैस है, ये गैस के फॉर्म में हम लोग का बाहर निकल जाएगा, ध्यान रखना है, ठीक। अब यहां से हम लोग देखें अगर तो जो गंदगियां होंगी वो बर्तन तल पर नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है। चलो तो लिखा हुआ है अयस्क में उपस्थित कॉपर, नहीं अयस्क में उपस्थित कॉपर Q2+ के रूप में विलयन में घुल जाता है। तो यहाँ पर कॉपर जो अब विलयन में है वो किस रूप में है, तो Cu2+ के विलयन में, कॉपर सल्फेट में कॉपर का ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है, +2, विलयन में घुल जाता है। लेकिन अशुद्धियां इस विलयन में नहीं घुलती हैं, अशुद्धियां जो हैं वो इस विलयन में नहीं घुलती हैं, वही बात हम लोग को लिखा गया, ठीक है। चलो अगले पॉइंट पे आ जाए। अब क्या हुआ देखो, तो अब हम लोगों का विलयन में क्या है, तो CuSO4 है, नहीं CuSO4 एक्वस है। नहीं अब हम लोग क्या किए कि एक ज्यादा सक्रिय धातु का उपयोग कर दिए, आयरन, नहीं आयरन सॉलिड का उपयोग कर दिए, ये ज्यादा सक्रिय धातु है, ठीक है। किससे ज्यादा सक्रिय है, नहीं तो कॉपर सल्फेट और आयरन में ज्यादा सक्रिय कौन है, आयरन, ये मोर रिएक्टिव मेटल है, मोर रिएक्टिव है। नहीं तो हम लोग जानते हैं कि जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है, और यहाँ पे कॉपर जो है वो क्या है, लेस रिएक्टिव मेटल है, ये आपका लेस रिएक्टिव मेटल है, ध्यान रखना है, लेस रिएक्टिव है। तो हम जानते हैं कि मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन से विस्थापित कर देता है। तो यहाँ होगा क्या कि Fe इसके साथ रिएक्शन कर लेगा और कॉपर को विस्थापित कर देगा। तो यहाँ बनेगा क्या रिएक्शन से, हम लोग का बन जाएगा FeSO4 एक्वस और प्लस में आपका कॉपर सॉलिड। तो यहाँ से कॉपर आपको क्या हो गया, निकल जाएगा, ध्यान रखना, यहाँ से आपका कॉपर क्या हो गया, निकल गया। नहीं तो ये एक्चुअली क्या हुआ, हाइड्रोमेटलर्जी ही हुआ, ध्यान रखना है, हाइड्रो धातु कर्म हुआ। क्यों, क्योंकि पहले हम लोग गंदे कॉपर को अम्लीय विलयन में डाल दिए, अब जो गंदा कॉपर था उसमें से सिर्फ कॉपर अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लिया, गंदगी अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं किया, वो बर्तन तल पर नीचे बैठ गया। नहीं अब हम क्या किए कि जो विलयन था उसमें आयरन डाल दिए। अब आयरन क्या किया, तो आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा सक्रिय है, नहीं तो अब आयरन जो होगा उस विलयन उस अम्ल सॉरी आयरन जो होगा वो विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देगा और खुद उस विलयन में घुलना शुरू कर देगा, जिससे हमको कॉपर जो होगा वो शुद्ध कॉपर हम लोग को मिलना शुरू हो जाएगा। ये कॉपर हम लोगों को देखा जाए तो बर्तन के तल पर नीचे धीरे धीरे बैठता जाएगा, ध्यान रखना है। याद रहे कि जो गंदगी नीचे बैठा है उसको नल से हम लोग पहले बाहर निकाल लेते हैं, ये नहीं कि सर कॉपरों बैठा दिए, नहीं या गंदगी को बैठा देता फिर तो गंदगी में कॉपर मिक्स हो गया, नहीं, जैसे ही गंदगी बैठना शुरू हो जाता है तो गंदगी को पहले निकाल लेते हैं और बर्तन में सिर्फ क्या बच गया, तो बर्तन में सिर्फ हम लोग का बच गया
क्या बच गया बाबू? तो बर्तन में सिर्फ बच जाता है कॉपर सल्फेट, CuSO4 बच गया, और उस CuSO4 का रिएक्शन हम लोग Fe से करते हैं। तो अब FeSO4 से रिएक्शन कर लेता है और FeSO4 बना जाता है और उदासीन कॉपर को नीचे बैठाता चला जाता है। आसानी से हम लोग नीचे का नल खोलेंगे और नीचे वाले नली से हम लोग कॉपर को धीरे धीरे निकाल लेंगे। ठीक है, तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यही बात हम लोग को लिखा भी हुआ है, आप पढ़ सकते हो। अब उसी विलयन में रद्दी लोहा डाला जाता है। ठीक है, क्योंकि लोहा कॉपर से ज्यादा सक्रिय होता है, इसलिए वह Cu2+ आयन को विलयन से विस्थापित या अवक्षेपित कर देता है, जिसके कारण हमें कॉपर प्राप्त हो जाता है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, जो मैंने समझाया उस बात को मैंने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, चलो अगले पॉइंट पे आ जाए। ये बोल रहा है कि विलयन में से Cu2+ आयन को विस्थापित करने के लिए कभी कभी H2 का भी उपयोग किया जाता है, ध्यान रखना है। यानी कहने का सेंस इनका ये है कि अगर आपका Cu2+ है नहीं, तो Cu2+ का रिएक्शन आप चाहें तो H2 से भी कर सकते हैं। अगर H2 के साथ कीजिएगा नहीं, तो ध्यान रखना है कि Cu2+ के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता जो होती है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है। तो जैसे ही अगर हाइड्रोजन इनके पास पहुंचेगा, जैसे ही हाइड्रोजन कॉपर के पास पहुंचेगा, ये कॉपर इस 2 हाइड्रोजन से 2 इलेक्ट्रॉन खींच लेगा नहीं, और खुद उदासीन हो जाएगा, यानी कि Cu सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर जाएगा। और ये जो हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन, तो दोनों हाइड्रोजन बदल जाएंगे 2H+ में। तो इस तरह का भी हम लोग को ध्यान रखना है। ये 2H+ आपके एक्वस नहीं, ये भी आपका Cu2+ यहाँ एक्वस में था नहीं, ध्यान रखना है। अब ये हम लोग एक्वस में हो जाएंगे। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा कि अगर आप चाहें तो हाइड्रोजन गैस को भी प्रवाहित कर दीजिए उस विलयन में नहीं, तो उससे भी आपका जो हाइड्रोजन होगा वो H+ में कन्वर्ट कर जाएगा, और जो कॉपर होगा Cu2+ वो न्यूट्रल कॉपर में बदल जाएगा। ठीक है, क्योंकि कॉपर के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है भाई? ज़्यादा होती है। किससे? हाइड्रोजन से। ये हम लोग जानते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग पढ़े हुए हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कॉपर जो होता है वो हाइड्रोजन के नीचे होता है, ध्यान रखना है। तो कॉपर यहाँ से आसानी से हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और खुद न्यूट्रल हो जाएगा और हाइड्रोजन को आयन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक, तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो जो रद्दी कॉपर होता है, उस रद्दी कॉपर हम बार बार बोल रहे हैं, रद्दी कॉपर नहीं, जो निम्न कोटि के अयस्क होते हैं जिनमें कॉपर कम मात्रा में पाया जाता है नहीं, उनमें से कॉपर का निष्कर्षण करने के लिए हम लोग हाइड्रो धातु कर्म का उपयोग करते हैं। ठीक है, कैसे कैसे करते हैं वो मैंने आपको ढंग से समझा दिया। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से देखा जाए तो इस तरह से हम लोग कॉपर का निष्कर्षण टोटली खत्म कर लिए। कॉपर का निष्कर्षण जो था वो टोटली हम लोग खत्म कर लिए। अब अगले क्लास में हम लोग जिंक का निष्कर्षण पढ़ेंगे, एल्युमिनियम का निष्कर्षण पढ़ेंगे, जो छोटा सा टॉपिक है, ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन उसको भी हम लोग समझते हुए जल्दी खत्म कर लेंगे, ध्यान रखना है। ठीक है, आज के क्लास में इतना ही। ओके, थैंक